नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत ठाठी आपका स्वागत करता हूँ रियल कंपटीशन क्लासेस सुरजीत ठाठी ऑफिशियल पर। आज की क्लास रहेगी आधुनिक भारत पार्ट 4। इससे 3 पार्ट पहले करा चुका हूँ मैं। आपको उन पार्टों को देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुरजीत ठाठी ऑफिशियल पर प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में वहाँ पर लिखा होगा MCQ प्लस थ्योरी आधुनिक भारत, तो उस पर जाएँ और पिछले 3 पार्टों का आप वॉच कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन अब हम शुरू करेंगे। उनके तथ्य के साथ प्रश्न होंगे और उसके तथ्य होंगे और उसके पीछे छिपे रहस्य होंगे। तो मैं बात करता हूँ पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? उसका सही आंसर हो जाएगा भारत का भावी प्रशासन। तो उसमें हमारे कई ऑप्शन हैं। पहला है प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था, ये नहीं होगा। दूसरा है भारत का भावी प्रशासन, ये बात सही है। अब इसकी हम थ्योरी की बात करेंगे, जैसे कि हमने आपसे कहा था। इसकी थ्योरी की बात करें तो साइमन रिपोर्ट की अपर्याप्तता के जवाब में लेबर सरकार जो 1929 में तत्कालीन प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में सत्ता में आई थी, तो प्रधानमंत्री ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों की एक श्रृंखला लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में महामहिम जॉर्ज पंचम द्वारा आयोजित करने का फैसला किया। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को होता है और 19 जनवरी 1931 तक ये आयोजित किया गया था। तो हम इसकी बात करें आगे की कि अंग्रेज़ों को लंदन में गोलमेज सम्मेलन की ज़रूरत क्यों पड़ी। मुख्य बात यह है कि अंग्रेज़ों को लंदन में गोलमेज सम्मेलन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो नमक यात्रा के बाद अंग्रेज़ों को लगा था कि उनका राज अब लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन की एक श्रृंखला का आयोजन किया। इस सम्मेलन में 1930 से लेकर 1932 के बीच हुए 3 सम्मेलन हुए थे। इनका मकसद था कि भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना है। इन सम्मेलनों में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियाँ भी शामिल हुई थी और मुख्य तरह ये सम्मेलन वहाँ के प्रधानमंत्री ने यहाँ के गांधी जी के लिए किया था। कहीं न कहीं गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह के साथ साथ लोग इकट्ठे हो गए थे। उनको ये डर था कि हमारी सरकार कहीं चली न जाए। पहले गोलमेज सम्मेलन में भारत से 74 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और इनमें से कम लगभग 58 प्रतिनिधि राजनीतिक दलों के थे और 16 जो प्रतिनिधि थे वो देसी रियासतों से थे, राज्य रजवाड़ों से। कुछ जमींदार थे, कुछ विश्वविद्यालयों से गए थे और कुछ बर्मा या जिसे हम म्यांमार बोलते हैं, कुछ सिंध प्रांत से और दूसरे प्रांतों के थे। इस सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रमुख भारतीय प्रतिनिधियों में ये लोग शामिल थे, जैसे कि कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों सम्मेलन में गए थे। मदन मोहन मालवीय जो पहले सम्मेलन में गए थे। KT पाल, आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग पहले सम्मेलन में गए थे। लेकिन बात कहें तो गांधी जी की, तो जिसके लिए किया गया था सम्मेलन वो उसमें शामिल नहीं हुए। वो गांधी जी थे जो उसमें शामिल नहीं हुए। अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के भावी संविधान पर विचार करने के लिए 1930 से 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन रखे। वैसे गोलमेज सम्मेलन पहला ही उनको करना था कि एक में ही बात बन जाए, तो बात ठीक है। लेकिन पहले में गांधी जी नहीं पहुँचे तो उन्होंने फिर दूसरा रखा। दूसरे गांधी जी पहुँचे, जब गांधी जी पहुँचे तो बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने फिर तीसरा भी रखा। फिर को गांधी जी को बुलाया भी, लेकिन गांधी जी नहीं गए। ठीक है। और इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, नहीं पहले में। दूसरे में शायद गांधी जी का ने प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन तीसरे में फिर से कांग्रेस नहीं गई थी। इसीलिए इसका परिणाम व्यावहारिक रूप से अप्रासंगिक था। आधुनिक भारत के इतिहास में बात करें तो 5 मार्च 1931 का दिन बहुत खास है, जबकि महात्मा गांधी और तत्कालीन बादशाह लॉर्ड इरविन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता होता है। इसकी कहानी आप समझते रहें। पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ समान स्तर पर समझौता किया था। इतिहासकार यह भी मानते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रोकने का बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन बात यह थी कि उनको प्रयास क्या है कि उन पर भगत सिंह पर एक केस चलाया गया था सनरस की हत्या का। तो उन्होंने यहाँ भारत के वायसराय पर काफ़ी दबाव बनाया, लेकिन उस दबाव को मानते हुए वायसराय ने पहली बार नहीं माना। लेकिन जब वहाँ के रामसे मैकडॉनल्ड ने ये बात कही, हमने जिसके लिए पंचायत रखी वही नहीं आया और प्रतिनिधि आए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे यहाँ के जो यहाँ का जो वायसराय था इरविन, उससे कहा कि कहीं ना कहीं तुम्हारे
वार्ता में कमी है। किसी न किसी भी प्रकार मुझे यहाँ पर गांधी जी चाहिए, और गांधी जी नहीं आए तो मैं आपको वहाँ से डिसमिस कर दूँगा। इसलिए वहाँ वो गांधी पे दबाव बनाते हैं, और गांधी फिर अपना 11 सूत्री मांग का एक पर्चा कराते हैं अरविंद के साथ। और ये पृष्ठभूमि 1930 की है। अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीयों के नमक बनाने और बेचने पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए गांधी जी खिलाफ थे। और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी मार्च भी निकाला था, और चलते चलते 72 अनुयायियों से लेकर दांडी तक उन्होंने लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे कर लिए, इसलिए वो नाराज थे अंग्रेज। यह समन्वय अज्ञा आंदोलन की ओर पहला कदम था, और गांधी जी ने समुद्र तट पर पहुंचकर खुद यह नमक कानून तोड़ा था। इस पर उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन नमक आंदोलन ने पूरी दुनिया भर में सुर्खियां हासिल की, और इस कारण लॉर्ड इरविन की मुश्किलें बढ़ गई। तब उन्होंने 5 दौरे की बैठक के बाद महात्मा गांधी को आखिरकार मना लिया। गांधी जी अपना 11 सूत्री मांग रखते, उस 11 सूत्री मांग में कुछ क्रांतिकारियों की रिहाई के लिए भी था, और कुछ स्वशासन के बारे में भी लिखा था, काफ़ी चीज़ें लिखी थी। जो 5 मार्च 1931 जो समझौता होता है उसको हम आज गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जब गांधी ने अपने सूत्र में लिखा था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दी जाए तो अच्छा है। दरअसल वे भगत सिंह को बहुत बचाना चाहते थे, लेकिन उनसे एक गलती हो गई थी गांधी जी से। उन्होंने लिखा था कि क्रांतिकारी हैं और इन क्रांतिकारी बच्चों की हमें सज़ा माफ़ करानी है, फांसी को माफ़ कराना है। लेकिन इरविन ने वहाँ पर सिर्फ क्रांतिकारी लिखा था, जबकि भगत सिंह पर केस चल रहा था एक हत्या का, आतंकवादी होने का, इसीलिए भगत सिंह को वो बचा नहीं सके। लेकिन अब इसका पूरा जत्था हम गांधी जी पर नहीं थोप सकते, क्योंकि जो न्याय दे रहे थे उन्होंने भी भगत सिंह को नहीं बचा पाया था। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और भी समझौते थे। गांधी इरविन समझौते में राजनीतिक बंदियों की रिहाई के साथ साथ भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार मिला। शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने की आज़ादी भी मिली। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को बहाल किया गया, और जब्त संपत्ति भी वापस की गई। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस समझौते ने गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और कांग्रेस के भाग लेने का रास्ता खोल दिया था। ये था पूरा इतिहास। अंग्रेजों को लंदन गोलमेज सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी, हमारा भारत वालों का कितना फ़ायदा रहा और कितना घाटा रहा, वो मैं संक्षिप्त में आपको बता चुका हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन होता है, हाँ एक बात और इसमें रह गई, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तो गांधी जी गए थे, इससे पहले ऐसे व्यक्ति कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे? वो थे अम्बेडकर साहब। और अम्बेडकर साहब को जाने से वहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था वहाँ के राजा को या प्रधानमंत्री को, क्योंकि जो सम्मेलन ठाना गया था वो उसके लिए ठाना गया था, मतलब बिठाया गया था। उस सम्मेलन गोलमेज के गांधी जी आए, हमारी बात समझे, क्योंकि जिसके हाथ में पावर है वो सर्वशक्तिमान है, जिसके हाथ में पावर नहीं है चाहे कितना ही विद्वान है वो सर्वशक्तिमान नहीं है। आज ये परिप्रेक्ष्य में नेता है तो पावर है, अधिकारी कितना ही बड़ा हो नेता के सामने फीका रहता है। अम्बेडकर साहब पढ़े लिखे तो थे, लेकिन उनके साथ लोग नहीं थे। अब इसके पीछे क्या कारण था कि अम्बेडकर साहब ने लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाया, गांधी जी सफल हुए, वो अलग विषय। ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति पढ़ा लिखा ही विद्वान व्यक्ति ही मतलब लोगों के हित की बात करे, और मैं इस पर बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करूँगा। आगे का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से वे कौन है जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? तो वो हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली जो लोग थे, मैं मैप के जरिए आपको बताऊंगा। एक मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर पुर्तगाली का इतिहास बताऊंगा। पुर्तगालियों के पहले बताऊँ तो पहले हमारे ये था भारत में जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से बनते थे मसाले, और ये इधर वाला जो हिस्सा है इधर वाला ये यहाँ से बनता था कपास। तो हमारा यहाँ से मार्ग था सिल्क रूट, कभी बहुत टाइम चल रहा था, तो हम यूरोप में यहाँ के इस जरिए से यहाँ पर भेजते थे कपास और मसाले। अच्छा, कपास मसाले क्यों भेजते थे? कपास इसलिए भेजते थे क्योंकि ये इनको कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ठंडा इलाका है, इसलिए कपड़ों की ज़रूरत पड़ती थी, और तो उनको कपास की ज़रूरत पड़ती थी। कपास उगती थी हमारे महाराष्ट्र गुजरात वाले हिस्से में। अब दूसरी बात मसाले की बात ये थी कि क्योंकि ये अपने मांस को, अपने खाने वाले भोजन को कई दिनों तक रखना चाहते थे। ऐसा तो है नहीं कि आज इन्होंने बकरी मार ली और वो बकरी 10 दिन तक रखें। तो उन मसालों के ज़रिए, मतलब जैसे कि हम अपना अचार रखते हैं और अचार को हम मसालों के ज़रिए सालों तक चला सकते हैं, ऐसा इनका मानना था कि मसालों से हम उस फंगस से बचा सकते हैं, मसाले को, उसको मीट को
हम सालों तक उस मीट को एक रिजर्व यानी स्टोर कर सकते हैं, इसलिए उनको मसालों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर तुर्की लोगों ने, ओटोमन एम्पायर ने यहाँ पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, तो सिल्क रोड को यहाँ पर तोड़ दिया। ऐसा नहीं कि भारत की खोज ये पुर्तगालियों ने की, भारत की खोज, समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने की थी, ठीक है, इतना है फ़र्क। तो अब वहाँ पर ठंड से व्याकुल लोग और मसालों से वो भोजन की दिक्कत, ये लोग अब खोजी बन गए। अब खोजी बन गए तो खोजी सबसे बड़ा विज्ञान है। अब ये खोजी बन गए तो भारत के निकलने के लिए कई बार ये लोग आए, यहाँ तक आते थे, वापस चले जाते थे। देखो एक इतिहास है, जब मैं इतिहास की बड़ी क्लास कराऊंगा तब ये सब कुछ बताऊंगा। अभी छोटा सा एक व्यू ले लेते हैं। तो ये लोग कई बार यहाँ तक आए, चले गए। कुछ लोग तो इधर से अमेरिका को चले गए सीधे, कोलंबस वगैरह। तो एक आदमी निकल के आता है जो बताते हैं वहाँ का राजा ने एक को भेजा, उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा बड़ा हिम्मती और बड़ा जुझारू व्यक्ति था और शकल से और पैसे से वो डकैत था। तो उसने यहाँ पर आके पूछा, भाई ये इंडिया है क्या? तो उन्होंने कहा इंडिया नहीं है। तो फिर वो आगे बढ़ गए यहाँ से मेडागास्कर के, और यहाँ से बीच से निकलते हुए जब ये नीचे से, काश ये आदमी नीचे से होकर निकल के इंडोनेशिया निकल जाता तो ये नौबत नहीं आती। और जब ये यहाँ से यहाँ पर जब कालीकट पहुँचा तो यहाँ के राजा जमुनुद्दीन ने इसका इसलिए स्वागत किया क्योंकि अहो ग्राहक देवता हमारे यहाँ साक्षात चल के आए हैं, तो हमारा व्यापार चल जाएगा। कम से कम अरब वाले लोगों से तो हम बचेंगे, अरब वाले लुटेरों से तो कम से कम हम बचेंगे। इसलिए इसका बहुत स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान के साथ साथ इसको वो मतलब सैंपल रूप में इतना ऐसे मसाले दे दिए, इतने मसाले दे दिए कि आदमी खुश, ये बंदा खुशी से निकल के जाता है। और ये जाके यूरोप जाता है, जब बताते हैं इसे 30 गुना मुनाफा हुआ था, 60 गुना मुनाफा हुआ था। तो इसने देखा ये तो बहुत अच्छी बात है, दिन तो लगे, कहते ना जली जली सिकी बहुत, दिन तो लगे लेकिन मुनाफा भी तो उतने दिनों का एक दिन में एवरेज आया। तो फिर यहाँ से धन धड़ाधड़ यहाँ पर लोग आने लग गए। तो पुर्तगाल की राष्ट्रीय उत्पत्ति 24 जून 1128 को साओ मोवेद की लड़ाई के बाद हुई थी। मैं अब इसका इतिहास बता देता हूँ पुर्तगाल का। इस लड़ाई के बाद अफोसो ने खुद को पुर्तगाल का राजकुमार घोषित किया और 1139 में उन्होंने पुर्तगाल के राजा की उपाधि धारण की। 1143 में जमोरा की संधि के जरिए लियोन साम्राज्य ने अफोसो का पुर्तगाल का राज्य मान्यता दे दी। 1179 में पोप अलेक्जेंडर तृतीय के पापल बुल मैनिफेस्टस प्रोवेटम ने भी आधिकारिक तौर पर अफोंसो की राजा के रूप में मान्यता दी। इस तरह 1143 में पुर्तगाल की स्थापना हुई। भारत में पुर्तगालियों का इतिहास 1498 से 1961 तक रहा है, क्योंकि पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले थे यूरोपी और जाने वाले भी अंतिम थे। 1497 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा लिस्बन से 3 जहाज़ों के साथ रवाना हुआ, जिनका मकसद भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजना था ताकि वो अपना व्यापार कर सकें। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारतीय पश्चिमी तट पर टकराता है और कालीकट पर पहुंचकर कालीकट के शासक जमोरिन, जो वहां का राजा था, उससे मुलाकात होती है। जमोरिन उसका स्वागत करता है। अरब हमलावरों की आपत्तियों के बावजूद जमोरिन ने वास्को डी गामा को कालीकट में व्यापार करने की अनुमति दे दी। वास्को डी गामा इस यात्रा ने भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की शुरुआत की और सभ्यता में एक नए युग की शुरुआत हुई। वास्को डी गामा के आगमन के बाद पुर्तगालियों ने भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया और मालाबार, कोची और कन्नौर को अपने वाणिज्यिक केंद्र बना लिया। 1505 के आते आते पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला वायसराय नियुक्त किया और 1505 से 1961 तक भारत पर शासन किया। इस दौरान के समय को पुर्तगाली चढ़ के नाम से भी जाना जाता है। पुर्तगाली भारत में कई अलग अलग इलाके में थे, जिनमें गोवा, दामो जैसे आज का दमन, दादरा और नगर हवेली और दीव शामिल थे। तो ये रहा था इनका वेस्टर्न, जो पश्चिमी तट पर इन्होंने बड़ी अच्छी पहुंच, पश्चिमी जो हमारा किनारा है उस पर बहुत अच्छी इन्होंने पकड़ बनाई। उसके बाद उन्होंने गोवा और अंतिम पहली बार गोवा में इन्होंने फैक्ट्री डाली। उसके बाद अंतिम में भी, सबसे बाद में भी गोवा से ये निकल गए। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक कहानी है। अब ये क्वेश्चन की जब कहानी सुन लेते थे तो वो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। मुझे ही मालूम है, मैं लिखित में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि लिखित में तो बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई। मैं वो फैक्चुअल चीज़ें दे रहा हूँ जो आपको सुननी चाहिए, और सुनने से ज्ञान बढ़ता है। हर बार हर चीज़ हर बार पढ़ने से या लिखने से बात नहीं बनती, किसी के मुखारबिंद से सुनने से वो बात क्लियर हो जाती है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है,
बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। किसके द्वारा और किसने दी थी? अब मैं देखो बारदौली सत्याग्रह आप जानते हैं, आप सिर्फ यही जानते हैं, इसके बैक फ्रंट में क्या था वो नहीं आप जानते, क्योंकि उसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और उसके लिए खोज की ज़रूरत होती है, उसके पीछे के इतिहास को खगोलना पड़ता है। मैं चाहता तो इतिहास लॉन्ग में पढ़ाऊँगा वो अलग, लेकिन वो आज के ये क्वेश्चन है जो रेगुलर आते ही आते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को घुमा दिया जाता है, ऐसे तोड़ मड़ोड़ कर एग्जामिनर पेश करता है कि आप उनको समझ नहीं पाते पूछना क्या चाहता है। तो फिर तो वही डायलॉग मुझे आता है, कहना क्या चाहते हो। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी द्वारा बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। आगे की कहानी क्या है कि बारदौली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। किसानों ने कर की दर में वृद्धि को अन्यायपूर्ण माना और कहा कि यह स्थापना अनुचित है तथा इसमें जमीनी स्थिति का उचित आकलन नहीं किया गया। ये तो आप किताबी बातें हैं, ये तो आप जानते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या था? हाली प्रथा। देखो, बारदौली सत्याग्रह की कई आलोचनाएं हुई हैं। बारदौली सत्याग्रह में कुछ मैगजीनें छपी हुई हैं, कुछ लेख भी लिखे हुए हैं, क्योंकि ये राजनीतिक एक एजेंडा था। किसानों को कहते हैं ना, एक वो बनाया गया था मोहरा, जैसे आज भी किसानों को मोहरा बनाया जाता है, किसानों के नाम पर आज भी इलेक्शन होते हैं, वैसे ही उस समय पर किसानों को अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। मैं ये नहीं कहता सब नेता खराब थे, हर नेता हर बार खराब होता है, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन इसमें कुछ था। इस आंदोलन ने ज़्यादातर चावल और मध्यम वर्ग के किसानों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया और गरीब किसानों की स्थिति को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया। बात समझो मेरी, क्योंकि कुछ प्रथाएं चलती थी पहले किसानों के लिए। इसने बड़े पैमाने पर हाली प्रथा के बारे में थोड़ी सी लाइन बताऊंगा। हाली प्रथा क्या थी? तो हाली प्रथा बंधुआ मजदूरों से जुड़ी थी। इस प्रथा में उच्च जातियों के घरों में पुश्तैनी मजदूरों की परंपरा थी, बंधुआ मजदूरी जिसे हम बोलते हैं, जो आज आर्टिकल 23-24 में ख़त्म कर दी गई। भारत के पश्चिमी इलाकों में खासकर सूरत में दुबला हाली प्रथा भी प्रचलित थी। 2 मिनट बताती है, एक हाली प्रथा, एक दुबला हाली प्रथा। दोनों ही प्रथा किसानों को शोषण से संबंधित थी। इस प्रथा में दुबला और हाली कहे जाने वाले भूदास मतलब जो भूमि के स्वामी थे, वो किसी के गुलाम थे, मतलब अंग्रेजों के गुलाम थे। अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति और खुद का संरक्षक मानते थे कि मालिक हैं वो अंग्रेज हैं। ऐसा माना जाता है कि आंदोलन यह दिखाने का एक तरीका था कि स्वतंत्रता की लड़ाई में सत्याग्रह का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मतलब एक टोपी दी जा रही थी किसानों को, उस जनता को। इसने किसानों की मुख्य समस्याओं से नहीं निपटा। इस आंदोलन को सत्याग्रह का एक प्रयोग माना गया और इसमें किसानों की समस्याओं को समग्रता से संबोधित नहीं किया गया। किसानों को यूरोपीय की ज़रूरतों के हिसाब से खेती के लिए मजबूर किया गया, जबकि वे चावल की खेती करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजी जमींदारों से भूमि लेकर बिना पैसा दिए किसानों को काम करने के लिए मजबूर करने लगे और उन्होंने अपनी मनमानी फसलें उनसे कराना शुरू कर दी। वे मामूली सी रकम देकर अग्रिम करार कर लेते थे और इसमें दंदनी प्रथा भी कहा जाता है। जो मैंने प्रथा आपको बताई थी हाली प्रथा, उसका दूसरा नाम दंदनी प्रथा भी है। तनकठिया भी आया था किसानों के लिए, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं अभी इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा था मैं उन क्वेश्चन के फैक्चुअल उसके पीछे की कहानी बता रहा हूँ जो हकीकत में ढूंढने से मिलती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का इतिहास बहुत अच्छा है। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया है। वह एक महाराजनीतिज्ञ हैं और भारतीय विद्वान और व्यापारी भी थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय एशियाई भी थे। नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक साझेदारों में से भी एक थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो ऐसे अन्य साधन भी थे जिनके माध्यम से ब्रिटेन ने, दादा भाई नौरोजी ने कहा था
कि ऐसे अन्य साधन भी हैं जिनके माध्यम से ब्रिटेन ने भारतीय रक्त को और धन के माध्यम से खुद को समृद्ध किया है। नारोजी का मानना था कि रुपये को मजबूत करने के लिए बनाई गई नीतियाँ जैसे कि चांदी के मुफ्त सिक्के और भारतीय टकसालों को बंद कर देना चाहिए, सोने के मानक पर जाना चाहिए और औसत भारतीयों को करों में 45% तक अधिक भुगतान करना पड़े, ऐसा काम होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले पर व्यक्ति आय निकाली। दादा भाई नौरोजी ने 4 सितंबर 1825 से लेकर 30 जून 1917 तक, मतलब 1825 से 1917 तक, यानी भारत के ग्रेट ओल्ड मैन, मतलब भारत को सेवाएं दी अपने ज्ञान से प्रकाश दिया लोगों को। भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है उनको। एक भारतीय राजनीतिक नेता के नाम पर भी जाना जाता है। एक व्यापारी भी थे, विद्वान भी थे, लेखक भी थे, जिन्होंने दूसरे, नौवें और 22वें कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने पहली बार अध्यक्षता 1986 में की, 87 तक। दूसरी अध्यक्षता मतलब 86-87 तक की, और 9वीं अध्यक्षता उन्होंने 1893 से लेकर 94, और जो 22वीं अध्यक्षता थी वो 1906 से 1907 के बीच में की। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में बहुत कुछ है, मैं तो बहुत कम बता पाया है क्योंकि उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा अभी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, समय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? तो ये थे हेनरी डेविड थोरू। इनके बारे में थोड़ी सी लाइनें हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जब महात्मा गांधी अहिंसक प्रतिरोध की अपनी अवधारणा पर काम कर रहे थे तो डेविड थोरो की सलाह से प्रभावित हुए। डेविड थोरो का एक उपन्यास था, मतलब एक निबंधी मान लो, समय अवज्ञा, उनको पढ़कर गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। गलत चीज़ों का विरोध करें, उन्होंने उसमें लगा था समय अवज्ञा में, गलत चीज़ों का विरोध करें। थोरो ने सुझाव दिया था कि व्यक्ति केवल सहयोग करने से इनकार करके अनैतिक सरकारी कार्रवाइयों का विरोध कर सकता है। गांधी जी के समझ में बात पड़ गई और गांधी जी ने वैसा ही किया, समय अवज्ञा आंदोलन भी लगा दिया। हेनरी डेविड थोरो ने समय अवज्ञा की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक शांति सिद्धांतकार थे। कई शांति आंदोलनों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विरोध की रणनीति भी हेनरी डेविड थोरो ने दी थी। मतलब कुल में जमा बात यह है कि हेनरी डेविड थोरो की उन पुस्तकों को, उन लाइनों को पढ़कर गांधी जी बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने कई अनशन, कई आंदोलन डेविड थोरो के लिखे हुए काव्यों पर किए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। आचार्य देव नारायण और जयप्रकाश नारायण। जेपी नारायण ने लगभग 17 मई 1934 को पटना में एक बैठक बुलाई जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। वे एक गांधीवादी समाजवादी थे। नारायण पार्टी के महासचिव बने और आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष बने। इनका उद्देश्य था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच द्वारा समाजवादी ढंग से स्वराज्य प्राप्ति और उसके बाद समाजवाद की स्थापना करना। समाजवादी गांधी जी के समझौतेवादी नीति के विरोधी थे, इसलिए इन्होंने अपनी पार्टी बनाई 1934 में, कांग्रेस सोशलिस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथ को। 8 अगस्त सन 1940 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें मुसलमानों के हितों का उल्लेख किया गया था तथा यह बताया गया था कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती। तब कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था। अच्छा, ये तो इसकी कहानी थी। लाल नेतृत्वों ने अगस्त प्रस्ताव दिया और अगस्त प्रस्ताव को यहाँ के लोगों ने ठुकराया और किसी ने डेट, पोस्ट डेट, चेक इट भी कहा। गांधी जी ने कहा था ऐसा चेक है ये अगस्त प्रस्ताव के जिस बैंक का दिवालिया निकल गया हो उसका चेक है, पोस्ट डेटेड चेक। अच्छा, बड़ा ही विरोध हुआ था अगस्त प्रस्ताव का क्योंकि वो एक पक्ष की बात कर रही थी। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में M.A. जिन्ना मतलब मोहम्मद अली जिन्ना का मानना क्या था? मतलब उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे।
ये कहाँ से बात निकली, ये प्रस्ताव थे या नहीं, तो मैंने एक मैगजीन पढ़ी थी, उसमें साफ साफ लिखा था मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में भेदभाव नहीं जानता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने बार बार कहकर उसे बना दिया। वहाँ पर लिखा था जिन्ना ने दिसंबर 1994 बॉम्बे में कांग्रेस की 20वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया और उस भाग में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वे कांग्रेस में उदारवादी समूह के सदस्य थे जो स्वशासन प्राप्त करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर हुआ करते थे और मेहता, नारोजी और गोपाल कृष्ण गोखले के बयान के हिसाब से ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे इन नेताओं का अनुसरण करते थे और वो हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े ही पक्षधर थे कि दोनों एक रहेंगे तो अंग्रेज़ों के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने लगा दिया, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना को भड़का दिया और एक नई पार्टी के में शामिल कर दिया और मुस्लिम लीग का हेड बना दिया, मुस्लिमों का एक बड़ा ही नेता बना दिया। तो नेता किसको मतलब पावर किसको पसंद नहीं है, ऐसे थे जिन्ना। और जिन्ना बाद शुरुआत में तो ठीक थे, बाद में वो बदल जाते हैं। फिर तो एक ही बात बढ़ जाते हैं कि मुझे अपना एक सेपरेट मुल्क चाहिए मेरे लोगों के लिए। पता नहीं उनके कौन से लोग थे। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया था, अब इसके बारे में इतिहास हम बताएंगे, जरूर बताएंगे, अभी बताएंगे, ठीक है। तो ये था विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। सती प्रथा की हम बात करें तो सती प्रथा एक प्राचीन प्रथा है जिसमें विधवा अपने मृत पति की चिता पर एक आत्मदाह कर लेती है। इस प्रथा को इसका नाम देवी सती के नाम से मिला है। शुरुआत इसकी इतिहास से है। तो राजा दक्ष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, दाक्षायणी। राजा दक्ष की बेटी दाक्षायणी माता सती को हिंदू धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक देवी सती ने अपने पति शिव जी के मना करने पर भी अपने पिता दक्ष के यहाँ पर जाना स्वीकार किया निमंत्रण में बिन बुलाए। तो महादेव शिव के तिरस्कार से व्यथित होकर उन्होंने कहा कि महादेव शिव की वहाँ पर थोड़ा उनको अपमान सा लगा और वो हवन कुंड में अग्नि में कूदकर उन्होंने आत्मदाह कर लिया। कुछ कहानियों में ये कहा गया कि बलि की अग्नि में शामिल हो गई, मतलब उन्होंने अग्नि को बलि दे दी, इसीलिए क्योंकि वो अपने पति का कष्ट न सह सकी, मतलब अपने पति की बुराई न सह सकी। वहाँ से तो ये मिलता है इतिहास से। ये बात करें हम ब्रिटिश शासक विलियम बेंटिक की, तो ब्रिटिश शासक भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती विनियमन पारित करके सती प्रथा पर रोक लगा दी। इस विनियमन में सती प्रथा को मानवीय भावनाओं के खिलाफ बताया गया था। इस कानून को लागू कराने के लिए लॉर्ड विलियम ने ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय से सलाह ली। और दरअसल बात यह है कि राजा राममोहन राय को एक बार विदेश जाने के दौरान अपने भाई की मौत हो गई थी और उनकी विधवा भाभी को सती प्रथा के तहत जिंदा जला दिया गया था। इस घटना से वे बहुत आहत हुए और उन्होंने सती प्रथा को खत्म करने का निश्चय कर लिया। लड़ाई लड़ी समाज से और सरकार से, और सरकार को उन्होंने चिट्ठी लिखी और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, और उन्होंने कई विरोधों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को याचिकाएं भी लिखी और बाद में आके लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सती प्रथा एक पुरानी हिंदू परंपरा थी, हालांकि जिसमें पति के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी विधवा पत्नी को भी चिता के साथ जला दिया जाता था। मुगल काल की हम बात करें तो मुगल काल में इस प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। सबसे पहले हुमायूं ने की, उसके बाद अकबर ने भी की। अकबर ने तो ये भी आदेश दिया कि कोई भी महिला अपने मुख्य पुलिस अधिकारी से खास अनुमति लिए बिना सती नहीं होगी। मतलब कुल मिला के वहाँ के शासन व्यवस्था के बिना, जैसे पुलिस अधिकारी से किसी से मतलब वो परमिशन लेगी तो पुलिस अधिकारी जलने नहीं देगा। तो यहाँ पर ये आदेश था कि अगर जो किसी को सती होना तो सबसे पहले पुलिस अधिकारी को सूचित करना पड़ेगा, और अगर सूचित नहीं किया कोई महिला जला दी गई तो उस परिवारजनों को दंडित दिया जाएगा। ये था अकबर का नियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो सही आंसर हो जाएगा वो आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन का कुछ इतिहास हम जान लें। कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार का एक दल था जिसे फरवरी 1946 में भारत भेजा गया था। इसका मकसद भारत को शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी दिलाना था। मैं कहूँ आज़ादी क्यों, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग अलग करना भी था, सत्ता हस्तांतरित करना था। इनका वो विचार बना के आए माउंटबेटन के जाते ही जाते कहीं ना कहीं में
जितने हो सके उतने संभव तक टुकड़े करूं। कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों और देशी रियासतों से बातचीत की। इसका मकसद आम सहमति बनाना था, लोगों में सहमति करना। ये ऊपरी बातें हैं, लेकिन पीछे और भी कुछ फूल खिल रहे थे। और आम सहमति बनाने के बाद इससे एक निर्विवाद संविधान का सभा का गठन किया जा सके और जो देश है वो अपना संविधान बनाए, और संविधान बनाकर जिसका समर्थन भारत के ज़्यादातर बड़े दलों को मिला। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव पेश किया और प्रस्ताव में रखा कि जिनको अपना सेपरेट राज्य बनाना है वो सेपरेट राज्य बना सकते हैं। और इतनी आग लगते ही पाकिस्तानी कूद के खड़े हुए कि हमको एक सेपरेट राज्य चाहिए। तो माउंटबेटन ने कहा ठीक है, तुम अपना संविधान बनाएं, भारत वाले अपना देश ही रियासतें और हमारी अंग्रेजी प्रेसिडेंसी उनको इकट्ठा करके आप अपना संविधान बनाएं। ये भारत भी सहमत था, इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं चलो आज़ादी तो मिली गई, कोई बात नहीं, जो अलग रहना चाहता है उसे अलग रख दो और जो सामने रहना चाहता है वो सामने रहे। वल्लभ भाई पटेल ने बहुत प्रयास किए भारत को जोड़ने के लिए। आगे के हमारा अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटा गया था। कब और किसने और क्यों? इसकी तीनों की बात हम करेंगे। तो ये लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को सेपरेट कर दिया, किससे? भारत से। ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? बंगाल विभाजन के कई कार्ड और परिणाम थे। पहला तो कार्ड पढ़ेंगे हम, फिर परिणाम। पहले कार्ड समझिए। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक बंगाल विभाजन का मुख्य मकसद बंगाल के प्रशासन को बेहतर बनाना था। ऐसा कर्जन के द्वारा कहा गया है। कर्जन के मुताबिक बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था और इसे सही से चलाने के लिए इसे बांटना जरूरी था। ये कर्जन के शब्द है। इसके अलावा अंग्रेजों का मकसद बंगाल की राजनीतिक भावना को खत्म करना और राष्ट्रीयता की रफ्तार को कम करना था। अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो नीति का भी बंगाल विभाजन का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी बंगाल की संस्कृतियों में अंतर देखते हुए भी अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ पर बंगाली लोग कुछ अलग भाषा में और रहन सहन में अलग हैं और जो पश्चिमी हैं वो अलग रहन सहन में। इनको अलग अलग करके प्रशासनिक व्यवस्था को सही से चलाने के लिए ये भी अंग्रेजों का एक मत था। बंगाल के ज़्यादातर लोग भी धर्म के आधार पर विभाजन चाहते थे, ये इनका कहना था अंग्रेजों का। परिणाम क्या हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को भारतीय तत्कालीन बादशाह कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। इस विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। इसे ऐतिहासिक में बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। इस विभाजन के नतीजे स्वरूप बड़े पैमाने पर पुनर्वास हुआ। हिंदू लोग पूर्व की तरफ चले गए जबकि मुस्लिम लोग पश्चिम की तरफ चले गए। इस विभाजन की वजह से कई स्थानीय लोगों की मौत भी हो गई और क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया और हमले को रोकने के लिए उन्होंने पुलिस वालों ने बलपूर्वक उनको रोका। बलपूर्वक में कई लोगों की मौत हो गई। इस विभाजन के कारण उग्र राष्ट्रवाद भी उभरा। इस विभाजन का विरोध करने के लिए पूरे देश में बंग भंग आंदोलन की भी शुरुआत की गई। तो ऐसे करके इन्होंने कर्जन ने इसको अलग कर दिया। लेकिन असल बात पीछे की बात ये है क्योंकि यहाँ पर विद्वान लोग, क्योंकि अंग्रेज जो आए उन्होंने सबसे बड़ी अच्छी प्रेसिडेंसी कहाँ बनाई थी? कोलकाता के आसपास लोग डेवलप हो गए थे, लोग अपना हक मांगने लग गए। तो उस हक मांगने वाली बात कहीं पश्चिमी भारत में और संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत में ना आ जाए तो ये भी अपना हक मांगने लगेंगे, इसलिए इस टुकड़े को अलग कर दो। कर्जन का कहना था कि ना पैर में किसी शरीर के भाग में कोई गलाव हो जाए ना, मतलब पक जाए, और जब वो सही नहीं हो रहा है तो उस भाग को काटना ही अच्छा रहता है ताकि पूरा शरीर बच सके। इसलिए उसने वही नीति अपनाई कि जो भाग यहाँ पर हमें उखाड़ने की कोशिश कर रहा है उस भाग को ही न क्यों ना अलग कर दिया जाए। उसके तर्क अलग हैं लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड अलग था। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था? इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है तो भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। तो रात के 12 बज रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा होगा, जब जगेगा तो स्वतंत्रता में ही जगेगा। तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं यहीं पर विराम चाहूँगा और क्लास यहीं संपन्न करूँगा। और इससे और मैं चाहूँगा तो ये एक चर्चा है हमारे और आपके बीच। कुछ भी इसमें कुछ आपको लगता है अपने सुझाव के ये बात सही नहीं है, इसके पीछे ये तर्क थी, तो आप कमेंट में एक अच्छे से लिख कर टाइप कर सकते हैं ताकि आगे इस पर और सुधार किया जाए, क्योंकि ये भी स्टडी करके बनाई गई है आपके लिए।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, क्लास को सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइबर हो पहले से तो लाइक, और लाइक सब्सक्राइब कर दिए हो तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि ये दूसरी जगह भी पहुँचे। ये आपका कोई अक्षी नहीं लेगा, लेकिन मेरा उसमें थोड़ा है, क्योंकि उससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और पढ़ूँगा और अच्छे से कंटेंट बनाऊँगा, आपसे चर्चा करूँगा, और चर्चा करते करते चर्चा आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप ज्ञान ना बांट पाएँ तो कम से कम क्लास को ज़रूर बांट दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। शुभ रात्रि।